गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप वर्मा। मैं आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और क्लास 10th के बायोलॉजी में मैं पहला लेसन स्टार्ट करूंगा जेनेटिक्स का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। और जेनेटिक्स का लेक्चर सुनते समय आप लोग ज़रूर पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शंस दे देता हूँ। देखिए, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीव का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना। और प्रजनन करने के पश्चात वो क्या करते हैं कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जीव में एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है, वो प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने के पश्चात, रिप्रोडक्शन करने के पश्चात समस्त जीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट की बात कर लें, प्लांट में अगर गेहूं का बीज खेत में बोया जाए तो उससे जो प्लांट होगा उस प्लांट से हमें गेहूं के ही बीज मिलेंगे। आम का पेड़ अगर है तो आम के पेड़ से आम का ही फल आएगा, ठीक है। अगर कुत्ता है या बिल्ली है या गाय है तो सभी जीवधारी अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है, क्या प्रजनन कहलाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर, माता पिता के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर उनके संतान में पहुंचता है, ठीक है। संतान में पहुंचने पर भी 100% समानताएं तो नहीं होती हैं, कुछ न कुछ जरूर विभिन्नताएं होती हैं। तो इस लेसन में हम डिस्कस इसी का करेंगे, आनुवंशिक लक्षण के समानता और विभिन्नताओं का, ठीक है। यही हमारा टॉपिक्स है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, ठीक है। चलिए हम आते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स क्या है? तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक पदार्थों का, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। उन आनुवंशिक लक्षण में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, जो विज्ञान इसका अध्ययन कराता है वो क्या कहलाता है? वही जेनेटिक्स कहलाता है। एक बार और, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं क्या? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, आनुवंशिकी कहते हैं। और माता पिता से जो भी कैरेक्टर, जो भी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में, फ्रॉम वन विलेज जनरेशन टू अनदर विलेज जनरेशन में ऑफ स्पीड में जाते हैं, जो कैरेक्टर जाते हैं, तो कैरेक्टर के जाने की जो प्रोसेस होती है वह क्या कहलाती है? वह हेरिडिटी कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ये इनके ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो माता पिता से जो भी कैरेक्टर, माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स इनके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर का जाने की जो प्रोसेस होती है, ध्यान देंगे, माता पिता से जो भी कैरेक्टर उनके आपस में जाते हैं उन कैरेक्टर को इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहते हैं। और इनहेरिटेंस कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस होती है, जाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं क्या? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनकी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उस कैरेक्टर को इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। जब यह कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो इन कैरेक्टरों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस
क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है, यानी वंशानुगत कहलाती है। यानी ये प्रोसेस वंशानुगत का मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? वंशानुगत कहलाती है। अब बात करें एक और जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम इन्हीं कैरेक्टरों का क्या करते हैं? इसी कैरेक्टर का स्टडी करते हैं। वो क्या कहलाता है? ये क्या आता है? क्या? जेनेटिक्स। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक्स की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल, यानी जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल was the first scientist who described genetics, so he is considered as father of genetics। तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जी.जे. मेंडल कंसिडर एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि जेनेटिक्स क्या है और हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी वंशानुक्रम या वंशानुगति। एक बार और, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, जिसके अंतर्गत इनहेरिटेंस कैरेक्टर का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वह ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स कहलाती है। और जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतने पॉइंट्स आप उतारिए। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेंडल के लाइफ के ऊपर, मेंडल के जीवन काल के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेंडल को क्या कहते हैं? मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ने से पहले हम मेंडल के बारे में जानें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी सुना देता हूँ मेंडल के बारे में। तो देखें, मेंडल का जन्म जो है, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक गांव का नाम है हिंजेनडॉर्फ गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हिंजेनडॉर्फ नामक गांव में सन 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था। गरीब परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो एक माली का काम करते थे, एक बगीचे में माली का काम करते थे। तो पिताजी के साथ बगीचे में इनको भी बहुत ही रुचि हुआ करता था। ठीक है, जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने अपनी शिक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस, स्टैटिक्स में इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। और ब्रून शहर में ये पादरी का भी काम किए। ठीक है, ब्रून शहर में ये पादरी का भी काम किए। फिर बाद में चल करके इन्होंने क्या किया, सन 1856 में इन्होंने जेनेटिक्स का खोज करने का प्रयास किया। इन्होंने अपना जो प्रोसेस है सन 1856 में स्टार्ट किया। और इसके बाद 1865 में इन्होंने क्या किया कि नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, सन 1865 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में अपने प्रयोग को भेज दिया। ठीक है, और भेजने के बाद में 1865 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जी.जे. मेंडल ने सन 1865 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में की एक पत्रिका निकली। और इस पत्रिका में इनका जो प्रयोग का जो निष्कर्ष था उस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। ठीक है, एक बार और 1856 से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। जब नतीजे पे आए तो 1865 में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने अपने प्रयोग को, जो भी परिणाम था, रिजल्ट था, इन्होंने उसको भेज दिया। वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून भेज दिया। फिर 1865 में एक
पत्रिका आई एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट डाटा में, इन्होंने अपने जो रिजल्ट थे इसमें आया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ की बहुत ही गंभीर समस्या चल रही थी, बहुत ही गंभीर समस्या चल रही थी। इस ब्रिलियंट डिस्कवरी पर किसी साइंटिस्टों का ध्यान नहीं गया और अंत में क्या हुआ, दुर्भाग्यवश इस ब्रिलियंट डिस्कवरी को किसी साइंटिस्ट का ध्यान यहाँ पे नहीं आया और फिर बाद में जाकर के लंबे समय बाद 1884 में, सन 1884 में जीजे मेंडल का डेथ हो गया, ठीक है। दुर्भाग्यवश उस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ की बहुत गंभीर समस्या चल रही थी और जिसकी वजह से तमाम वैज्ञानिकों ने इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो भी काम किए, किसी वैज्ञानिक का ध्यान इनके एक्सपेरिमेंट में नहीं गया और फिर सन 1884 में जीजे मेंडल की मृत्यु हो गई। फिर बाद में चल रहे एक लंबे समय के बाद सन 1900 में जिस पर जीजे मेंडल काम किए, जिस निष्कर्ष पे आए, उसी वही वर्ग सन 1990 में तीन साइंटिस्ट ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और सर मैक नाम के साइंटिस्ट ने पुनः ये प्रोसेस एक बार और दोहराया। हालांकि ये तीनों साइंटिस्ट नहीं जानते थे, इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, फिर भी जो डी व्रीज थे, ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और सर मैक, ये तीन साइंटिस्ट पुनः जेनेटिक्स पर स्टडी किए और जेनेटिक्स पर स्टडी करने के बाद में फिर इन्होंने नेचुरल के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद में क्या हुआ, तो जब सबके सामने आया तो ये हुआ, ये जो डिस्कवरी है बहुत पहले ही मेंडल ने कर दिया था। इसके बाद इन तीनों साइंटिस्टों को मेंडल के रीडिस्कवर के नाम से जाना गया और फिर मेंडल को कहा गया, मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों में काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि मेंडल का पुनः खोज कब हुआ, तो मेंडल का रीडिस्कवर सन 1900 हुआ। किसने किया, तो तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और सर मैक नाम के साइंटिस्ट ने मेंडल का पुनः खोज किया। तो मेंडल की हिस्ट्री रही, ठीक है। बस ये है कि दुर्भाग्यवश अपने जीवित रहते समय उनको ये सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद भी उनको यह सम्मान मिला। लेकिन ये नाम आप याद रखना, सन 1900 में मेंडल का रीडिस्कवर सन 1900 हुआ और 1900 में डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और सर मैक नाम के साइंटिस्ट ने पुनः एक बार मेंडल को लाइट मिली। ओके, इसको आप अपना उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम थोड़ी सी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने प्रश्न उठता है कि बहुत सारे प्लांट थे, बहुत सारे प्लांट में मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट है पाइसियम सटाइवम, ये मटर का बोटैनिकल नेम है पाइसियम सटाइवम। क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया। तो इसका आंसर ये होगा, बहुत सारे प्लांट्स में मेंडल का मटर पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, इसलिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को सिलेक्ट किया और साथ ही साथ और भी रीजन रहे इसके। तो मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए भी सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मेंडल के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं
वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मटर का जो पौधा होता है वो एनुअल होता है। एनुअल होने का मतलब ये है कि जिस प्लांट की लाइफ साइकिल 1 वर्ष हो, 1 वर्ष में ही वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, ऐसे प्लांट एनुअल कहलाते हैं। तो भी एक रीजन रहा कि मटर का जो पौधा है वो एनुअल है, ठीक है। और अगला रीजन है मटर के पौधे को, मटर को हम कहीं पर भी आसानी से उगा सकते हैं। अगला रीजन ये है, मटर जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, मटर का जो फ्लावर्स है, मटर जो है वो बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, उसके फ्लावर में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों होते हैं। इसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं या मोनोइसियस भी कहते हैं। एनुअल के केस में इसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल होने की वजह से इसमें जो पॉलिनेशंस है ये सेल्फ पॉलिनेशंस तो करता ही करता है, लेकिन हम इसे क्रॉस पॉलिनेशंस यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस भी हम इसमें करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस भी करा सकते हैं। तो ये सारे रीजन रहे, ये सारे रीजन थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का सिलेक्शन इसीलिए किया कि सबसे पहले मेंडल को मटर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, मटर के पौधे को आसानी के साथ उगा सकते थे, बाइसेक्सुअल है, क्रॉस पॉलिनेशंस भी करवा सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ये सारे रीजन रहे जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाइसन सटाइवन को चूज किया। अब ये बात ये आती है कि मेंडल ने मटर के पौधे से किस किस कैरेक्टर को चूज किया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने मटर के प्लांट से किस किस कैरेक्टर को चूज किया, ठीक है। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, ठीक है, मटर के पौधे। अब 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेम लेंथ, स्टेम यानी तने की लंबाई को लिया, 1 2 3 4 5 6 7। पहला कैरेक्टर क्या हो गया, स्टेम लेंथ का हो गया। दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा सीड कलर। फिर तीसरा कैरेक्टर सीड शेप। अगला कैरेक्टर पॉड कलर। फिर अगला कैरेक्टर पॉड का शेप। अगला कैरेक्टर फ्लावर्स का कलर, फ्लावर कलर। अगला कैरेक्टर फ्लावर की पोजीशन। देयर आर 7 कैरेक्टर। यहाँ पे 7 कैरेक्टर हैं। इसी 7 कैरेक्टर को लेकर के मेंडल ने बारी बारी से उनके बीच में क्रॉस कराया और रिजल्ट को प्राप्त किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टेम लेंथ, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर और फ्लावर की क्या पोजीशंस। ये तो कैरेक्टर आ गए। इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे एक तो होता है कैरेक्टर और डोमिनेंस कैरेक्टर जो प्रभावी होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट इज डोमिनेंस कैरेक्टर एंड सेकंड इज रिसेसिव कैरेक्टर। यानी एक प्रभावी लक्षण और एक क्या एक प्रभावी लक्षण। यानी मेंडल ने मटर के पौधे से एक जोड़ा विपरीत लक्षण, ठीक है ना, एक जोड़ा विपरीत लक्षण। जैसे मान ली टाल है, टाल, ये क्या डाल। मेंडल ने मटर के पौधे से स्टेम कैरेक्टर की बात करते हैं तो स्टेम का 2 कैरेक्टर लिया और दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों क्या अपोजिट है, विपरीत है। अगर एक लंबा है दूसरा क्या होगा, बौना है। इसी प्रकार से सीड के कलर को लिया, जो मटर की जो सीड होती है तो सीड का कलर उन्होंने 2 लिया, एक येलो लिया और एक क्या लिया
ग्रीन सीड का कलर लिया। सीड शेप की बात करते हैं, सीड के आकार की बात करते हैं, तो मेंडल ने इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। एक तो क्या लिया, एक राउंड सीड, स्मूथ सीड यानी राउंड गोलाकार बीज, और एक क्या रिंकल सीड मींस झुर्रीदार सीड, यानी एक गोलाकार और एक क्या झुर्रीदार। इसी प्रकार से पॉड यानी फली का जो कलर है, फली का कलर इन्होंने येलो लिया और ग्रीन लिया। पॉड का शेप यानी फली का जो शेप होता है वो एक फूला हुआ होता है और एक क्या होता है चिपटा होता है, उसे ये पॉड का शेप ले लिया। फ्लावर का जो कलर है, मटर के फ्लावर का जो कलर, एक रेड लिया और एक क्या व्हाइट फ्लावर लिया। फ्लावर की पोजीशन जो है एक एक्सियल पोजीशन ले ली, एक इंटरकैम्बिंग पोजीशन ले लिया। इस प्रकार से मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और इन्हीं 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने आपस में क्रॉस किया। ठीक है ना, तो ये मेंडल के 7 कैरेक्टर हैं और प्रत्येक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, और उन्हीं कैरेक्टरों के बीच में मेंडल ने क्रॉस किया। ठीक है, एक बात बताइए, अब मेंडल जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उस शब्दावलियों को हम जानेंगे कि इस शब्दावलियों को क्या क्या कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा लीजिए। चलिए, देखिए जेनेटिक्स में कुछ शब्दावली प्रयुक्त होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें जानना है कि इससे हम क्या कहते हैं। चलें, पहले तो बात करते हैं हाइब्रिड। इसके बाद बात करते हैं होमोजाइगस। तीसरा हेट्रोजाइगस। चौथा टेस्ट क्रॉस। पांचवा बैक क्रॉस। जीनोटाइप। नेक्स्ट फिनोटाइप। एलिलोमॉर्फ। There are some terminology and और भी हम कह सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगला डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये सब शब्दावली है और इन सब शब्दावलियों का प्रयोग जेनेटिक्स में किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट्स पे आते हैं। हाइब्रिड क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जिसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। तो चलिए हम एक इस पॉइंट पे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखें, हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि जब 2 प्रजातियां, जब एक शुद्ध या जो कह सकते हैं एक डोमिनेंस और एक क्या रिसेसिव आपस में क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के पश्चात F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आती हैं वो ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कहलाएंगे, और कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें दो डिफरेंट जीव परस्पर आपस में क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के पश्चात में जो F1 पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी में जो संतान आती है वो संतान संकर संतान हाइब्रिड कहलाते हैं, और कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
ठीक है। होमोजाइगस की बात कर लें, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब जो दोनों जीन्स जो होती हैं, जीन्स की जो एलील्स होती हैं, जैसे मानते हैं, जैसे ये लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी की बात कर लें, या रेसिस कैरेक्टर में स्मॉल टी की बात कर लें, जब दोनों जीन्स समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। या कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो। जब किसी एलील्स में दोनों जीन्स समान होते हैं, जब किसी एलील्स में दोनों जीन्स समान प्रकार के होते हैं, या तो डोमिनेंस हो या तो दोनों रिसेसिव हो, शुद्ध रूप में हो, शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने इस रूप में होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, होमोजाइगस जीन कहलाएंगे, होमोजाइगस एलील कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएगा, होमोजाइगस एलील्स कहलाएंगे, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। और अब ऐसे इसमें मैंने बताया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो एफ पीढ़ी में दोनों कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंस का भी कैरेक्टर होगा और रिसेसिव का भी कैरेक्टर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये हाइब्रिड कहलाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस ये होता है कि जो जीन्स में दो एलील्स है, एलील्स में दोनों जीन्स के हो, अलग अलग प्रकार के हो, उसमें डोमिनेंस भी है और रिसेसिव जीन्स भी हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा क्या, हेटेरोजाइगस कहलाता है। इस केस में होते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या कहलाएंगे, हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। और ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के तहत कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं, इसे कहते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए टेस्ट क्लास की बात करते हैं। टेस्ट क्लास क्या होता है, टेस्ट क्लास में यफन पीढ़ी में जो ऑफ स्प्रिंग आए हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में जो एफएल पीढ़ी में जो संतान आती है वो क्या होती है, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग होंगी, ठीक है, यानी संकर पौधे होंगे। और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, जब मंडल के जब लाभ चलेंगे तो ये एफएल पीढ़ी के जो संतान है, एफएल पीढ़ी के जो पौधे हैं, एफएल पीढ़ी के पौधे ये डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। एफएल पीढ़ी के जो प्लांट्स हैं, एफएल पीढ़ी के जो संतान है, उनका क्रॉस अगर रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करवा देते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और यदि एफएल पीढ़ी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनके क्रॉस या तो डोमिनेंस के साथ करवा दें या तो रिसेसिव के साथ करवा दें, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा, ऐसा क्रॉस बैक क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस ये हुआ कि एफएल पीढ़ी में जो संतान आ रहे हैं उनका क्रॉस अगर हम रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस होगा। एफएल पीढ़ी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका क्रॉस डोमिनेंस कैरेक्टर के साथ, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करवाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए जीनोटाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब किसी प्लांट का, जब किसी जीव का स्त्री हम उसके जीन के आधार पर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। जब किसी प्लांट का स्त्री हम उसके जीन के आधार पर करते हैं, यानी जब स्टडी किस आधार पर हो, जीन के आधार पर होती है तो वो कहलाता है क्या, जीनोटाइप कहलाता है। जब हमारा स्टडी बाह्य रूप से हो, क्या हो, बाह्य रूप से स्टडी क्या कहलाती है, फिनोटाइप। और जीन के आधार पर जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्या, जीनोटाइप स्टडी कहलाती है। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या, संकरण, यानी ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ा और विपरीत लक्षण, जब एक जोड़ा और विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जैसे भी कह लें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा और विपरीत लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये क्या है, प्योर टाल, ये प्योर टाल है और ये क्या है, ये प्योर डाल है, यानी ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना। ये शुद्ध लंबे के लिए एलील है और ये शुद्ध बौने के लिए क्या है, एलील है। तो तने की लंबाई ये किसके लिए है, स्टेम लेंथ,
स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ का दो कैरेक्टर लिया और दोनों कैरेक्टर क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों क्या है, विपरीत है। यानी एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस किया जाता है तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ गए आप? मोनो मींस क्या, एक, हाइब्रिड क्रॉस एक, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण इसकी हिंदी होती है। तो एक संकर संकरण का मतलब ये हो गया कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण प्यूरोटाल और प्यूरोडाल्फ के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा आपस में, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और वहीं पे डाइहाइब्रिड की बात की जा रही है, तो जब दो जोड़ा और विपरीत लक्षण के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का जो थर्ड लॉ है, मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल ने अपने तीसरे नियम में डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया और मेंडल ने अपने प्रथम नियम में यानी फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे कहते हैं, उस क्रॉस उसमें उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आने वाले जो टर्म्स हैं, ये इसके टर्म्स हैं, आप इसको उतार लीजिए और टर्म्स आपको याद होना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंडल के नियम। मेंडल के कुल कितने नियम हैं? मेंडल्स लॉ, मेंडल लॉ। मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंडल ने 3 लॉ को प्रस्तुत किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और तीसरा क्या है, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये 3 नियम मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रस्तुत किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या, मैंने आपको बता दूं पहले, मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। कैसा क्रॉस कराया? मेंडल ने अपने पहले लॉ में, अपने सिद्धांत में, नियम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और मेंडल ने अपने तीसरे लॉ में क्या कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने थर्ड लॉ में डाई क्रॉस कराया, मेंडल ने पहले लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और मेंडल ने अपने सेकंड लॉ में क्या किया, जो फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ डोमिनेंस से आने वाला जो भी आप स्पिन है, F1 जनरेशन में जो भी आप स्पिन आई है, उसी आप स्पिन में उन्होंने क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो इस प्रकार से हम ये तीनों लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इतना पढ़ लेंगे तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जो मेंडल संबंधित जो बातें हैं वो समाप्त हो जाएंगे 9th में। लेकिन इंटर क्लास में और भी आगे दिया गया है, ये केवल 9th के लिए इतना काफी होगा, तो आप इसको उतार लें। अब आगे का जो वीडियो होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, मैं अब अगले वीडियो में इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक होता है और जितना मैंने पढ़ाया है बेटा उतना आप नोट्स बना लीजिएगा, टेक्स्ट बुक रख करके सामने बुलाते हुए रहिएगा और उसका बढ़िया से नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें ईमानदारी के साथ, लगन के साथ। ठीक है, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा अगले वीडियो के साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
ओके, थैंक यू।